राजधानी का यह नीलामी घर एक बहुत ही रहस्यमय शख्स चलाता है। कहते हैं कि आज तक कोई उसकी असल पहचान नहीं जान पाया कि वह मर्द है या औरत, जवान है या बूढ़ा। पर उसका रसूख इतना है कि आज तक किसी ने वहां हंगामा करने की हिम्मत नहीं की है। अरहान ने जानकारी दी। बात यह नहीं है कि किसी ने कोशिश नहीं की, बात यह है कि जिसने भी वहां तमाशा किया वह जिंदा नहीं बचा। इसीलिए अब कोई हिम्मत नहीं करता। नील ने बात पूरी की। शाही खानदान का होने के नाते उसे अरहान से कहीं ज्यादा अंदर की खबरें पता थीं। दिलचस्प है, चलो फिर देख ही आते हैं। शिवाय मुस्कुराया। अगर वहां से आत्मा पुनर्पूर्ति औषधि बनाने का बाकी सामान मिल जाए तो उसके पिता शिवादित्य की खोई हुई आध्यात्मिक शक्ति बस कुछ ही पलों में लौट सकती थी। जीवन प्रवाह क्षेत्र में कदम रखने के बाद शिवाय अपनी दिव्य चेतना को जगा सकता था। जितनी ताकतवर उसकी चेतना होगी उतनी ही ऊंचे दर्जे की दवाइयां वह बना पाएगा। पर अभी सबसे बड़ी दिक्कत आंच के तापमान की थी। उसकी मौजूदा साधना के हिसाब से वह अग्नि पर कितना भी काबू पाले, उसकी एक सीमा थी। मेरे पिता के पास वक्त कम है, मैं और देरी नहीं कर सकता, उसने मन ही मन सोचा। या तो मुझे किसी बड़े उस्ताद की मदद लेनी होगी या फिर मुझे स्वर्ग और पृथ्वी की विचित्र अग्नि तलाशनी होगी जो कुदरती तौर पर तापमान बढ़ा सके। विचित्र अग्नि बहुत ही दुर्लभ होती है। पिछले जन्म में भी शिवाय को ऐसी कोई आंच नसीब नहीं हुई थी, पर उसे उम्मीद थी कि 10,000 सालों बाद शायद किस्मत कोई मोड़ ले। मार्शल आर्टिस्टों के लिए यह आध्यात्मिक आग उनकी साधना बढ़ाती थी, तो रसायन शास्त्रियों के लिए यह उनकी विद्या को दुनिया के शिखर पर पहुंचा सकती थी। वर्षा साम्राज्य का सबसे बड़ा उस्ताद भी अभी सिर्फ एक गहन स्तरीय रसायन शास्त्री था, जो पृथ्वी स्तरीय दवाइयां बनाने के काबिल नहीं था। खाना खत्म कर बिल चुकाने के बाद वे सब पैदल ही रत्न भंडार मंडप की ओर निकल पड़े। करीब 20 मिनट बाद वे उस आलीशान इमारत के सामने थे जहां दुनिया भर की नायाब चीजें बिकती थीं। यह एक ऐसी जगह है जो अनमोल हथियारों, साधना तकनीकों और जड़ी बूटियों की बिक्री में माहिर है। आज की नीलामी महीने में एक बार होने वाला कार्यक्रम था, और हालांकि यहां बहुत बड़े दिग्गज नहीं थे, फिर भी भीड़ बहुत ज्यादा थी। जैसे ही वे अंदर कदम रखने वाले थे, सामने से दो युवक एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे बड़े ठाठ से आते दिखे। अरे तो तू यहां है! उनमें से एक का चेहरा शिवाय को देखते ही नफरत से पीला पड़ गया। उसने उंगली दिखाते हुए चिल्लाकर कहा, हा 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 हा, ओ बदमाश, तुझे क्या लगा था? देख, मैं फिर भी टाइगर सन एकेडमी में घुसने में कामयाब रहा और अब मैं ऊर्जा संग्रहण के स्तर पर भी पहुंच गया हूं। यह कोई और नहीं, रमन था। शिवाय को थोड़ी हैरानी हुई कि इतनी जल्दी रमन इस स्तर तक कैसे पहुंच गया, पर शिवाय के लिए वह एक मामूली कीड़े जैसा ही था। उसने बेपरवाही से कहा, अपनी ये उंगली हटा ले, वरना मैं इसे जड़ से तोड़ दूंगा। रमन गुस्से से लाल हो गया, पर उसे शिवाय की पुरानी मार याद थी। डर के मारे उसकी उंगलियां खुद ब खुद पीछे हट गईं, पर जुबान कम नहीं हुई। तूने मेरी जगह छीन ली तो क्या हुआ? मेरे भाई लोकेश ने फिर भी मेरा दाखिला करवा दिया। शिवाय, अब तेरा बुरा वक्त शुरू होने वाला है। मैं तुझसे एक एक चीज का बदला लूंगा। शिवाय समझ गया कि लोकेश ने पक्का एकेडमी के साथ कोई गुप्त समझौता किया होगा। वह बस मुस्कुराया और बोला, जो बेवकूफ मुझे ऐसी धमकियां देते हैं उनका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। बड़ा घमंडी है रे तू, रमन के बगल में खड़े युवक ने आसमान की तरफ नाक चढ़ाते हुए कहा। मैंने राजधानी में बहुत से तुर्रम खां देखे हैं, पर तेरे जैसा नमूना पहली बार देख रहा हूं। हे शिवाय, तुझे पता भी है ये कौन हैं? रमन ने बड़े गर्व से परिचय कराया। ये हैं उत्कर्ष, टाइगर सन एकेडमी के उभरते सितारे। ये जल्द ही एक गहन स्तरीय रसायन शास्त्री बनने वाले हैं। तो ये उत्कर्ष है, अरहान ने दबी जुबान में कहा। क्या ये वाकई इतना काबिल है? निहाल ने पूछा। दिखने में तो ये अभी ऊर्जा संग्रहण के पहले ही स्तर पर लग रहा है। शिवाय जैसा माहिर भी इस पहले स्तर पर कमजोर पड़ सकता था।
और 9वें स्तर के योद्धा के सामने तो वह टिक भी नहीं पाता। अरहान ने धीरे से समझाया, एकेडमी के 2 हिस्से हैं, एक योद्धाओं की मार्शल एकेडमी और दूसरी दवाइयां बनाने वालों की रसायन एकेडमी। उत्कर्ष दवाइयां बनाने में उस्ताद है और पीले स्तर का रसायन शास्त्री बन चुका है। कहते हैं कि रसायन एकेडमी के डीन वृषभान खुद उसे अपना चेला बनाना चाहते हैं। यह सुनकर निहाल और वमित के पसीने छूट गए। चक्रधर और भवेश जैसे बड़े उस्ताद भी इनका बहुत मान करते थे। हा 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 हा, उत्कर्ष जोर से हंसा। उसने अब तक चुप्पी सिर्फ इसलिए साधी थी ताकि लोग उसके रुतबे की चर्चा करें। उसने हिकारत से सबकी ओर देखा और शिवाय से बोला, मुझे नहीं पता तेरी रमन से क्या दुश्मनी है, पर आज मैं बीच बचाव करूंगा। वह एक पल रुका और फिर बर्फ जैसी ठंडी आवाज में बोला, घुटने टेक और छोटे मालिक रमन के जूते चाट कर साफ कर, अभी के अभी। रमन की बाँछें खिल गईं। उसे पता था कि उत्कर्ष की पीठ पर बड़े बड़े उस्तादों का हाथ है। अगर शिवाय ने मना किया तो उसे पूरे रसायन विभाग से दुश्मनी मोल लेनी पड़ेगी। रमन को लगा कि आज उसे सारा हिसाब ब्याज समेत वसूलने का मौका मिल गया है। नील और बाकी तीनों के चेहरे गुस्से से तमतमा उठे। जूते चाटने के लिए घुटने टेकना, यह अपमान की पराकाष्ठा थी। अगर उत्कर्ष जीवन प्रवाह के स्तर का कोई महान योद्धा होता या कोई सिद्ध रसायनज्ञ तो शायद उसकी बात का कुछ मोल होता, लेकिन वह तो बस एक मामूली स्तर का रसायनज्ञ और कमजोर योद्धा है। भला उसमें इतना अहंकार कहां से आया? राजधानी के इन रईसों के मन में श्रेष्ठता का एक ऐसा नशा था जो कभी उतरता ही नहीं। यह सरासर अन्याय है, अरहान ने तुरंत दहाड़ते हुए कहा। उत्कर्ष, तुम तो बस एक मामूली पीले स्तर के रसायनज्ञ हो। क्या तुम अपनी बिसात से ज्यादा घमंड नहीं दिखा रहे? तुम्हारी ये मजाल कि मेरे सामने जुबान लड़ाओ? उत्कर्ष ने पूरे आत्मविश्वास के साथ पलटकर जवाब दिया। वह अब भी भले ही एक साधारण पद पर हो, लेकिन उसका भविष्य बहुत उज्जवल था। आखिर रमन जैसे रईस लड़के ने उससे हाथ क्यों मिलाया था? साफ था कि रमन और उसके बीच की इस करीबी की वजह रमन का बड़ा भाई लोकेश था, वरना ऊर्जा संग्रहण के इस शुरुआती स्तर के योद्धा की उत्कर्ष की नजरों में क्या औकात थी। रसायन विद्या में उत्कर्ष की पकड़ कमाल की थी, जबकि लोकेश युद्ध कला का बादशाह बनने की राह पर था। आखिरकार इस दुनिया में ताकत का ही सिक्का चलता है और बड़े से बड़े रसायनज्ञ को भी खुद की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली योद्धा की जरूरत पड़ती ही है। अरहान का मन हुआ कि अभी के अभी इस घमंडी का गला घोंट दे। सामने खड़ा व्यक्ति ऊर्जा संग्रहण के पहले पायदान पर था और साफ दिख रहा था कि उसने यह ताकत भी दवाओं के दम पर हासिल की थी। अरहान उसे एक हाथ से मसल सकता था, मगर असली चिंता वृषभान की थी, जो एक महान रसायनज्ञ थे। अगर उन्होंने उत्कर्ष को अपना शागिर्द बना लिया तो मामला गंभीर हो सकता था। श्रीराम शहर में शिवाय के पीछे केवल 2 साधारण रसायनज्ञ थे, फिर भी पूरी नगरी उनके सामने झुकती थी। तो फिर वृषभान का साथ मिलने पर उत्कर्ष का रुतबा क्या होगा? अरहान का चेहरा बुझ गया, पर उसने दोबारा कुछ नहीं कहा। इतना गुरूर किस बात का? निहाल अभी जवान था और जोश से भरा था। वह श्रीराम शहर का एक रसूखदार निवासी था, इसलिए उसे इस बात का डर नहीं था कि भविष्य में उत्कर्ष क्या बनेगा। उसके मन में उत्कर्ष के लिए रत्ती भर भी सम्मान नहीं था। उत्कर्ष ने चिढ़ते हुए कहा, क्या तुम मुझे ललकार रहे हो? अगर ललकार रहा हूं तो क्या कर लोगे? क्या लड़ने का दम है? निहाल ने सीना तानकर पूछा। युवा स्वामी उत्कर्ष। तभी 3 और लोग भीड़ से निकलकर आगे आए। उनकी आभा से ही उनकी शक्ति का पता चल रहा था। वे सभी ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के 9वें स्तर के मंझे हुए योद्धा थे। तो आप लोग आ गए। उत्कर्ष के चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान आ गई। युवा स्वामी, क्या कोई परेशानी है? एक लंबे और दुबले व्यक्ति ने नीले रंग की मार्शल आर्ट वर्दी में मुस्कुराते हुए पूछा। उत्कर्ष ने एक तिरस्कार भरी नजर निहाल पर डाली और कहा, यह लड़का मुझे चुनौती देने की हिमाकत कर रहा है। हा हा हा, ये बेवकूफ आया कहां से है जो हमारे युवा स्वामी उत्कर्ष को ललकारने की जुर्रत कर रहा है?
उस नीले वस्त्र वाले व्यक्ति ने निहाल की तरफ उंगली उठाई और कहा, आओ, मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगा। निहाल जवाब देने ही वाला था कि नील ने उसे पीछे खींच लिया। नील ने कड़क आवाज में कहा, वकुल, तुम इतने कायर कब से हो गए? एकेडमी का एक नामी योद्धा अभी अभी आए एक नए छात्र को धमका रहा है। तो आप हैं राजकुमार नील? वकुल ने मानो अब जाकर नील को पहचाना हो। उसने थोड़ा झुककर तंज कसा। तभी मैं सोचूं कि इस लड़के में इतनी हिम्मत कहां से आई। श्रीराम शहर के चौथे राजकुमार वाकई बड़े दबंग हैं। ऊपर से तो वह नील की तारीफ कर रहा था, पर असल में वह आग भड़काने की कोशिश कर रहा था। उत्कर्ष का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे बचपन से ही सबने पलकों पर बिठाया था। वकुल की बातों ने उसके मन में नील के प्रति नफरत भर दी। शिवाय, तुम घुटने टेक रहे हो या नहीं? रमन ने बीच में चिल्लाते हुए कहा। वह शिवाय से सबसे ज्यादा चिढ़ता था। नील तो राजकुमार था, इसलिए रमन उससे सीधा पंगा लेकर अपना भविष्य खराब नहीं करना चाहता था। अच्छा, तो ये लोकेश भाई का छोटा भाई है। रमन की असलियत जानकर वकुल और उसके साथी मुस्कुरा उठे। हालांकि वे रमन को ज्यादा अहमियत नहीं देते थे, पर लोकेश का खौफ सब में था। उनमें से एक, शरद ने शिवाय की ओर घूरते हुए कहा, सुनो लड़के, मैं साफ कर दूं, अगर आज तुमने रमन भाई को खुश नहीं किया तो फिर तुम्हें एकेडमी तक रेंगते हुए जाना पड़ेगा। तीसरे व्यक्ति मनोहर ने भी उसी सुर में हामी भरी। रमन एक जोर के ठहाके के साथ हंसा। शिवाय, तेरी ये अकड़ अब कहां गई? तू है क्या मेरे सामने? तूने बार बार मेरा अपमान किया है, लेकिन अब देख, मेरी एक उंगली की कीमत भी तुझ जैसे 10,000 लोगों से ज्यादा है। उत्कर्ष और उसके साथियों ने मिलकर उपहास किया। उनके लिए सीमांत कस्बे से आया यह नया छात्र किसी मामूली धूल के कण जैसा था। वे तो सिर्फ राजधानी के रसूखदार खानदानों के वारिसों को ही तवज्जो देते थे। प्रवेश द्वार पर खड़े रत्न भंडार मंडप के रक्षक यह सब मूक दर्शक बनकर देख रहे थे। जब तक उनके ठिकाने के भीतर कोई हंगामा न हो, उन्हें बाहर की दुनिया से कोई सरोकार नहीं था। अभी घुटने टेक, रमन दहाड़ा। अपने बाप के सामने घुटने टेक। शिवाय ने बिजली की गति से रमन पर हमला बोल दिया। तुम्हारी ये जुर्रत! वकुल, मनोहर और शरद एक साथ शिवाय पर झपटे। वे तीनों ऊर्जा संग्रहण के 9वें स्तर पर थे और उनकी सामूहिक शक्ति ने हवा में एक भारी दबाव पैदा कर दिया। रास्ते से हटो! शिवाय किसी बादल की तरह फुर्ती से उनके चक्रव्यूह से बाहर निकल गया। वे तीनों हक्के बक्के रह गए। उन्होंने शिवाय को हल्के में लिया था क्योंकि वह सिर्फ 5वें स्तर पर था। किसी ने नहीं सोचा था कि उसकी रफ्तार और दांव पेंच इतने बेमिसाल होंगे। शिवाय ने उनकी कमजोर पकड़ का फायदा उठाया और घेरा तोड़कर सीधे रमन के सामने पहुंच गया। रुक जाओ! उत्कर्ष रमन के बचाव में आगे आ गया। उसे पूरा भरोसा था कि एक रसायनज्ञ होने के नाते और भावी एकेडमी डीन का शिष्य होने के नाते शिवाय उस पर हाथ उठाने की हिम्मत कभी नहीं करेगा। चटैक! इससे पहले कि उत्कर्ष कुछ समझ पाता, शिवाय के एक करारे थप्पड़ ने उसे हवा में लहरा दिया। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? शिवाय ने फुर्ती से रमन को भी एक जोरदार तमाचा जड़ा, जिससे वह जमीन पर जा गिरा। इससे पहले कि रमन संभल पाता, शिवाय ने अपना पैर उसके चेहरे पर रख दिया। कमीने, तेरी ये हिम्मत! मेरा भाई तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा! रमन जमीन पर पड़ा छटपटा रहा था और धमकियां दे रहा था। राजधानी जैसी जगह पर, जहां कानून बहुत सख्त था, ऐसी सरेआम धमकी सिर्फ रमन जैसा बिगड़ा हुआ लड़का ही दे सकता था। दूसरी तरफ उत्कर्ष गुस्से से पागल हो रहा था। उसे सबके सामने थप्पड़ पड़ा था। वह इस अपमान का बदला लेने के लिए छटपटा रहा था। अरे छोटे भाई उत्कर्ष! तभी वहां से गुजर रहे एक युवा जोड़े की नजर उन पर पड़ी। युवती के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। दीदी प्रियांशी! उत्कर्ष तुरंत खड़ा हो गया और बड़ी विनम्रता से सिर झुका लिया। यह युवती प्रियांशी थी। उत्कर्ष भले ही पूरी दुनिया के सामने अकड़ दिखाता फिरे, लेकिन प्रियांशी के सामने
उसे अपनी गर्दन झुकानी ही पड़ती थी, क्योंकि रसायन विद्या में प्रियांशी का कद उससे कहीं ऊंचा था। वृषभान ने भले ही उत्कर्ष की तारीफ की थी, लेकिन प्रियांशी उनकी सबसे प्रिय शिष्या थी। अगर कल को उत्कर्ष उनका शागिर्द बन भी जाता तो भी प्रियांशी उसकी वरिष्ठ ही रहती। प्रियांशी के साथ आए उस व्यक्ति ने अपने चेहरे पर क्रोध की ज्वाला समेटते हुए कहा, इतना दुस्साहस! आखिर किसकी हिम्मत हुई कि एक महान रसायन शास्त्री का इस तरह अपमान करे? ये तो डेविड है। नील की भौहें उसे देखते ही तन गईं। एक असली शिष्य, योंगक्वान चरण के दूसरे स्तर का योद्धा। उसने जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची रखी ताकि शिवाय को स्थिति की गंभीरता का अंदाजा हो सके। उत्कर्ष के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। जीवन प्रवाह क्षेत्र के द्वितीय स्तर के एक विशेषज्ञ की मौजूदगी में उसे लगा कि अब शिवाय चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। उसने उकसाते हुए कहा, भाई डेविड, यह लड़का अत्यंत अहंकारी है। इसने पहले लोकेश के छोटे भाई रमन को प्रताड़ित किया। जब मैंने न्याय का पक्ष लेते हुए इसे समझाने की कोशिश की तो इसने मुझ पर ही हमला कर दिया और एक ही मुक्के में मुझे जमीन सुंघा दी। अच्छा, मैं भी तो देखूं कि आखिर वो कौन है जो खुद को इतना बड़ा समझता है और समाज को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है, डेविड ने बेहद ठंडे और कड़े लहजे में कहा। शिवाय। प्रियांशी की नजर जैसे ही शिवाय पर पड़ी, वह खुद को रोक न सकी। वह तेजी से आगे बढ़ी और व्याकुलता में बोली, तुम आजकल कहां रह रहे हो? मैं तुम्हें पागलों की तरह हर जगह तलाश रही थी। वहां मौजूद लोगों के बीच एक सन्नाटा सा छा गया। सबके मन में एक ही सवाल था, इन दोनों के बीच आखिर क्या रिश्ता है? प्रियांशी की बातों ने सबकी जिज्ञासा और शक को चरम पर पहुंचा दिया था। डेविड का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। वह प्रियांशी को पसंद करता था और उसकी ओर आकर्षित था, लेकिन अपनी सपनों की राजकुमारी के मुंह से किसी और युवक के लिए ऐसी बातें सुनकर उसे ऐसा लगा मानो उसने कोई कड़वी चीज निगल ली हो। उसे अपनी हार साफ दिख रही थी। नहीं, मेरा मतलब है कि मेरे गुरु आपको ढूंढ रहे हैं। प्रियांशी को अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत बात संभालते हुए खुद को सुधारा। अच्छा, तुम्हारे गुरु को मुझसे क्या काम हो सकता है? शिवाय ने पूरी लापरवाही से पूछा, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। गुरुजी ने आपको चाय पर आमंत्रित किया है। यह सुनते ही वहां मौजूद लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। प्रियांशी के गुरु कौन थे? साक्षात वृषभान। और वृषभान कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे एक उच्च श्रेणी के रसायनज्ञ और रसायन शास्त्र अकादमी के डीन थे। वर्षा साम्राज्य में उनका इतना दबदबा था कि उनके एक इशारे पर पूरा साम्राज्य हिल सकता था। इतने बड़े कद का व्यक्ति आखिर शिवाय जैसे एक साधारण लड़के को चाय पर क्यों बुलाएगा? लोगों के लिए यह बात हजम करना मुश्किल था। वृषभान के साथ चाय पीने का सौभाग्य या तो 8 बड़े परिवारों के मुखियाओं को मिलता था या फिर स्वर्गीय औषधि मंडप के प्रमुख को। क्या टाइगर सन एकेडमी का यह नया छात्र उन दिग्गजों की बराबरी कर सकता था? मैं अभी व्यस्त हूं, शिवाय ने बिना किसी हिचकिचाहट के शांत भाव से जवाब दिया। यह सुनकर तो सबकी हंसी ही गायब हो गई। लोगों को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वृषभान का न्योता ठुकराना, 8 बड़े परिवारों के मुखिया भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, और यह लड़का इतनी आसानी से मना कर रहा था। नील, निहाल और उनके साथी मन ही मन उत्साहित थे। उन्हें एहसास हो गया था कि शिवाय पर लगाया गया उनका दांव सही दिशा में जा रहा है। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि टाइगर सन एकेडमी में कदम रखते ही शिवाय का संबंध सीधे डीन और एक महान पिल मास्टर से जुड़ जाएगा। अगर उन्हें पता चलता कि स्वर्गीय औषधि मंडप के प्रमुख भी शिवाय को युवा मास्टर हान कहकर सम्मान देते हैं, तो शायद वे दंग रह जाते। मुझे छोड़ दो कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर पैर रखने की? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रमन अभी भी नीचे दबा हुआ चिल्ला रहा था। शिवाय का पैर उसके चेहरे पर होने के कारण उसे बाहर की बातें साफ सुनाई नहीं दे रही थीं, और अगर सुन भी लेता तो उसे वृषभान जैसे बड़े नाम की अहमियत समझ नहीं आती। अचानक वहां का माहौल बदल गया। जो लोग शिवाय के खिलाफ थे वे अब सहमे हुए थे। जब वृषभान खुद उसे आमंत्रित कर रहे थे तो किसी और की क्या बिसात थी? लोकेश प्रभावशाली जरूर था,
लेकिन क्या वह एक महान रसायनज्ञ से टकरा सकता था? उत्कर्ष की हालत तो और भी खराब थी। वह तो अभी वृषभान का शिष्य बनने की दौड़ में भी पीछे था। मुझसे बड़ी भूल हुई, कृपया मुझे क्षमा करें भाई शिव। मैं किसी और दिन आकर अपनी गलती की माफी जरूर मांगूंगा। वकुल और उसके साथियों ने तुरंत झुककर शिवाय का अभिवादन किया। वे मन ही मन उत्कर्ष और रमन को कोस रहे थे, जिनकी वजह से वे शिवाय की नजरों में गिर गए थे। शिवाय ने बस अपना हाथ हिलाया और उन्हें नजरअंदाज कर दिया। वकुल का गुस्सा अब पूरी तरह शांत हो चुका था। उसने सोचा कि जब वृषभान जैसा व्यक्ति इसका सम्मान कर रहा है तो हमारा झुकना ही बेहतर है। यह देखकर नील और उसके साथियों को बड़ी संतुष्टि मिली। जो लोग अभी तक सीना तान कर खड़े थे वे अब भीगी बिल्ली बने हुए थे। वकुल और उसके साथी वहां से तुरंत खिसक गए। उनका नीलामी में जाने का सारा उत्साह ठंडा पड़ चुका था। अब उन्हें बस इस बात की चिंता थी कि शिवाय से सुलह कैसे की जाए। उत्कर्ष का चेहरा अपमान और डर से बार बार रंग बदल रहा था। अंत में हिम्मत जुटाकर वह शिवाय की ओर बढ़ा और बोला, युवा मास्टर हान, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी, कृपया इस बार मुझे माफ कर दीजिए। तुम कौन हो? शिवाय ने ऐसे पूछा जैसे वह उसे पहचानता तक न हो। उत्कर्ष को ऐसा लगा मानो किसी ने उसके गाल पर तमाचा जड़ दिया हो। उसे भारी अपमान महसूस हुआ, पर वह कुछ कर नहीं सकता था। भाई, क्या तुम्हारे और शिवाय के बीच कोई अनबन है? प्रियांशी का चेहरा कठोर हो गया। उसे पता था कि उसके गुरु के लिए शिवाय का क्या महत्व है। उत्कर्ष का शिवाय से उलझना सीधे मौत को दावत देने जैसा था। कुछ नहीं दीदी, बस भाई शिव और छोटे मालिक रमन के बीच थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। मैं तो बस बीच बचाव कर रहा था। उत्कर्ष ने झूठ बोलते हुए सफाई दी। उसकी आंखों में नफरत साफ थी, पर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वृषभान ने सच में शिवाय को बुलाया होगा। उसे लगा कि प्रियांशी ने शायद उसे बचाने के लिए झूठ बोला है। भाई उत्कर्ष, आप तो इसे इतना आसान बना देते हैं, अरिहंत ने ताना मारते हुए कहा। अभी तो आप चाहते थे कि शिवाय घुटने टेक कर रमन के जूते चाटे। क्या? प्रियांशी की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने उत्कर्ष को ऐसे देखा जैसे वह उसका अंत कर देगी। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह यह बात गुरुजी को बताएगी। अगर वृषभान को यह पता चला तो उत्कर्ष का रसायन अकादमी में रहना तो दूर, उसे साम्राज्य से भी बाहर किया जा सकता था। बड़ी बहन, इन लोगों की बातों में ना आए। उत्कर्ष अब भी अपने झूठ पर अड़ा हुआ था। शिवाय, क्या तुम मुझे छोड़ोगे नहीं? रमन अब बुरी तरह टूट चुका था और हताशा में चिल्लाया। उसे तो यह भी नहीं पता था कि ऊपर क्या बातें हो रही हैं। उसे बस अपना चेहरा कुचला हुआ महसूस हो रहा था। शिवाय ने अपने पैर का दबाव और बढ़ा दिया, जिससे रमन की एक चीख निकल गई। शिवाय ने भीड़ की तरफ देखा और एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, बेफिक्र रहो, मैं इसे यहां नहीं मारूंगा। उसके इस वाक्य ने वहां मौजूद हर शख्स के रोंगटे खड़े कर दिए। इसका सीधा मतलब था कि शिवाय ने रमन की मौत का समय और स्थान भविष्य के लिए तय कर लिया है। चुटकी ने रमन को अपनी पैनी नजरों से घूर कर देखा। इस इंसान ने अभी अभी शिवाय के प्रति जो गहरी नफरत दिखाई थी, उसने नन्ही चुटकी के भीतर हत्या की प्यास जगा दी थी। उसकी शिकारी निगाहें रमन की गर्दन पर टिकी थीं और वह बस इसी ताक में थी कि कब मौका मिले और वह उसका काम तमाम कर दे। शिवाय ने फुर्ती से हाथ आगे बढ़ाया और चुटकी को गोद में उठाते हुए टोका, यह बहुत गंदा है, इसे छोड़ दो। चुटकी का मन तो नहीं था, पर शिवाय की बात मानकर वह अनिच्छा से उसकी बाहों में सिमट गई। हालांकि उसकी आंखों से रमन के लिए मौत का पैगाम अब भी साफ झलक रहा था। अगले ही पल शिवाय ने एक जोरदार प्रहार किया और रमन की रूह कंपा देने वाली चीख गूंज उठी। उसका पूरा मुंह खून से सन गया और उसने बाहर की ओर थूका तो खून के साथ दांतों के दर्जनों टुकड़े बाहर गिर पड़े। शिवाय के उस एक वार ने रमन के सारे दांत चूर चूर कर दिए थे। रमन दर्द के मारे छटपटाने लगा। उसकी आंखों से आंसू और नाक से पानी बहने लगा। वह पीड़ा असहनीय थी। जब शिवाय ने उसके चेहरे से अपना पैर हटाया, तब जाकर वह बड़ी मुश्किल से खद्दा हो पाया। उसने जब अपने चारों ओर देखा तो उसे वहां खद्दा हर एक व्यक्ति घृणित महसूस हुआ। उसे लग रहा था कि यह दुनिया कितनी बेरहम है। शिवाय ने सबके सामने उसके दांत तोड़ दिए।
और यहां मौजूद तमाशबीनों में से किसी ने उसे बचाने की कोशिश तक नहीं की। वह अंदर ही अंदर सुलग रहा था, लेकिन उसे पता था कि इन ताकतवर लोगों से भिड़ना फिलहाल उसकी औकात से बाहर है। उसने सबको नफरत भरी नजरों से देखा और वहां से तेजी से निकल गया। शिवाय के लिए उसकी नफरत अब 7वें आसमान पर थी और यह साफ था कि वह इतनी आसानी से शांत बैठने वाला नहीं था। उत्कर्ष भी वहां और ज्यादा देर रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और चुपचाप दबे पांव रमन के पीछे चली गई। नील और उसके साथियों के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। शिवाय के इस कदम का मतलब था कि उसने अब रमन के परिवार से सीधी और खूनी दुश्मनी मोल ले ली थी, जो भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं था। हालांकि शिवाय रमन को पहले ही बुरी तरह कुचल चुका था, इसलिए यह आग तो पहले ही लग चुकी थी। नील को पूरा भरोसा था कि जब तक शिवाय राजधानी में है, लोकेश चाहे कितना भी बड्डा सूरमा क्यों न हो, वह शिवाय पर हाथ डालने से पहले 100 बार सोचेगा। शिवाय इन सब बातों से बेखौफ था। अपने पिछले जन्म में वह दिव्य लोक का सर्वोच्च योद्धा रह चुका था। भले ही इस नए जन्म में उसे शून्य से शुरुआत करनी पड़ीडीएच रही थी, लेकिन इन 2 कौडी के लोगों से उसे डरने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके लिए इन्हें हराना कल के काम जैसा आसान था। नील ने माहौल को हल्का करने के लिए एक ठहाका लगाया और कहा, हाँ, नीलामी बस शुरू ही होने वाली है, चलो अंदर चलते हैं। वह मन ही मन बहुत खुश था कि शिवाय की वजह से वह वकुल और उसके साथियों को उनकी सही जगह दिखाने में कामयाब रहा था। प्रियांशी ने मुस्कुराते हुए प्रस्ताव रखा, क्यों ना हम सब साथ चलें? यह सुनते ही डेविड, नील और बाकी सबके चेहरे का रंग उडेच गया। उन्हें अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ कि क्या यह सच में वही प्रियांशी है। राजधानी में 2 ही हसीनाओं के चर्चे थे, एक अन्विका और दूसरी प्रियांशी। अन्विका हमेशा खुद को एक गंभीर और शांत महिला के रूप में रखती थी, जिससे लोग चाहकर भी उसके करीब नहीं जा पाते थे। वहीं प्रियांशी का स्वभाव सौम्य था, लेकिन उस सौम्यता के पीछे एक कड्डी डीएच मिजाज छिपा था। वह सबसे इज्जत से पेश आती थी, पर किसी को अपनी निजी जिंदगी में झांकने का मौका नहीं देती थी। आज जब उसने खुद आगे बढ़कर शिवाय को दावत दी, तो नील और उसके साथियों के लिए यह किसी करिश्मे से कम नहीं था। उन्हें लगा कि शायद उनकी आंखों ने कोई धोखा खाया है, लेकिन डेविड का चेहरा तो जलन के मारे तमतमा उठा। वह शिवाय को फूटी आंख नहीं सुहाता था और अब अपनी पसंदीदा महिला को शिवाय के करीब जाते देख उसकी ईर्ष्या की आग और भड़क गई। शिवाय ने बद्धे ही साधारण लहजे में जवाब दिया, ठीक है, चलो। पूरा समूह रत्न भंडार मंडप के भीतर दाखिल हुआ। यहां नील का उतना रुतबा नहीं था जितना प्रियांशी का, क्योंकि प्रियांशी के पास वहां अपना एक निजी कमरा आरक्षित था। वह सबको उसी कमरे में ले गई। कमरा इतना बद्धा था कि 10 लोग आराम से बैठ सकते थे, इसलिए किसी को भी असुविधा नहीं हुई। डेविड ने दबे पांव शिवाय के बारे में छानबीन शुरू कर दी। वह यह जानना चाहता था कि यह लड्डी डीएच का आखिर किस बद्धे खानदान से ताल्लुक रखता है, लेकिन जब उसे पता चला कि शिवाय दयायुआन शहर के एक साधारण से सीमांत कस्बा से आया है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि वो सोंगलिन जैसा दिग्गज एक मामूली कस्बे के लाडिक्के को चाय पर क्यों बुलाएगा। दूसरी तरफ नील और बाकी लोग इस बात को आसानी से पचा पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने दयायुआन में अपनी आंखों से देखा था कि शिवाय ने कैसे 3 बड्ढे रसायन शास्त्रियों को अपने प्रभाव में ले रखा था। भले ही वृषभान का कद उन सबसे ऊंचा था, फिर भी शिवाय की काबिलियत पर उन्हें शक नहीं था। शिवाय को इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी कि कौन क्या सोच रहा है। उसका पूरा ध्यान नीलामी की वस्तुओं पर था। पिछले 10,000 सालों में बहुत सी कीमती दवाइयों के नुस्खे खो चुके थे, यहां तक कि डार्क मून ग्रास जैसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल भी अब मामूली काम के लिए हो रहा था। उसे उम्मीद थी कि यहां उसे कुछ ऐसी दुर्लभ चीजें मिलेंगी जिनकी असली कीमत लोग नहीं जानते। नीलामी शुरू हुई। यह एक मासिक और छोटी नीलामी थी। भीड़ तो बहुत थी, पर सच में पैसा खर्च करने वाले कुछ ही लोग थे। ज्यादातर चीजें वाजिब दामों पर बिक रही थीं। शिवाय यह देखकर हैरान था कि जिन मामूली गोलियों को वह कचरा समझता था, यहाँ के लोग उन्हें हजारों के दाम पर खरीद रहे थे।
उसने मन ही मन सोचा, ये सब कितने बड्ढे मूर्ख हैं और इनके पास कितना फालतू पैसा है। उसने तय किया कि वह भी जल्द ही कुछ बेहतरीन गोलियां बनाकर बेचेगा। हालांकि उसके पास अभी 1 लाख चांदी के सिक्के थे, लेकिन यहां की फिजूल खर्ची देख उसे समझ आ गया था कि बड्ढे सौदे करने के लिए यह रकम बहुत कम है। मंच पर नीलामी करता बड्ढे जोश में चिल्लाया, आज यहां मौजूद तमाम रसायन शास्त्रियों के लिए एक बेहद दुर्लभ तोहफा है। उसने हाथ के इशारे से एक सुंदर दासी को बुलाया जो एक थाली में 3 जड्डी बूटियां लेकर आई। वे जड्डी बूटियां रात के तारों की तरह चमक रही थीं। भीड़ में से कोई चिल्लाया, यह तो यिक्सिंग ग्रास है। नीलामीकर्ता ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हां, यह साक्षात यिकाओ तारा है। इससे आत्मशक्ति बढ़ाने वाली गोलियां बनाई जाती हैं। मार्शल आर्टिस्टों के लिए भले ही यह कम काम की हो, पर रसायन शास्त्रियों के लिए यह कुबेर का खजाना है। मार्शल आर्टिस्टों के लिए इसका उपयोग सीमित था क्योंकि इसका असर अस्थायी होता था, लेकिन रसायन शास्त्रियों के लिए यह वरदान थी। दवाइयां बनाते समय आग पर काबू पाना और मानसिक ऊर्जा बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। जब ऊर्जा खत्म होने लगती है तब यह जड्डी बूटी उनकी आत्मिक शक्ति को फिर से जीवित कर देती है, जिससे मुश्किल से मुश्किल दवा बनाना मुमकिन हो जाता है। प्रियांशी की आंखें उसे देखते ही चमक उठीं। कोई भी रसायन शास्त्री इस दुर्लभ चीज को खोना नहीं चाहता था, लेकिन शिवाय की आंखों में एक अलग ही चमक थी और वह मन ही मन उन लोगों की अज्ञानता पर हंस रहा था। दरअसल यह स्टार घास थी जिससे स्टार गोलियां बनती हैं। दुनिया इसे सिर्फ ऊर्जा बढ़ाने वाला सप्लीमेंट समझती थी, लेकिन शिवाय जानता था कि यह जड्डी बूटी आत्मिक शक्ति को स्थायी रूप से बढ़ा सकती है, जिससे योद्धाओं की ताकत हमेशा के लिए बदल सकती है। शिवाय ने अफसोस जताया कि आज की दुनिया में ज्ञान कितना गिर चुका है। कीमती जड्डी बूटियों को मामूली गोलियों के लिए बर्बाद किया जा रहा था। उसने प्रियांशी की ओर मुद्दकर अधिकार भरे स्वर में कहा, सुनो, यह स्टार बी ग्रास मुझे दिलवाओ। प्रियांशी दुविधा में पड़ डिच गई। वह जानती थी कि शिवाय भी एक रसायन शास्त्री है और उसे इसकी जरूरत हो सकती है, लेकिन वह खुद भी इसे हासिल करना चाहती थी। वह सोच रही थी कि अगर वह मना करती है तो वह उस इंसान को नाराज करेगी जिसका उसके गुरु खुद सम्मान करते हैं, और अगर मान जाती है तो इतनी दुर्लभ चीज हाथ से निकल जाएगी। शिवाय ने उसकी उलझन भांप ली और उसके कान के पास झुककर हौले से फुसफुसाया, अगर तुम यह जड्डी बूटी मुझे दिलाती हो तो मैं तुम्हें एक ऐसी प्राचीन साधना तकनीक सिखाऊंगा जिससे तुम्हारी आत्मिक शक्ति अपने आप और तेजी से बढ़ने लगेगी। यह सुनते ही प्रियांशी के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जैसा कि सबको पता है, चिकित्सा के चमत्कारों के अलावा आत्मिक शक्ति को केवल समय के साथ धीरे धीरे ही वापस पाया जा सकता है। अब जब शिवाय ने खुले तौर पर कह दिया कि वह उसे आत्मिक शक्ति को बहाल करने की गुप्त तकनीक बेचेगा, तो प्रियांशी का अपने होश खो देना कोई बड़ी बात नहीं थी। ओ कमीने, तूने प्रियांशी के साथ क्या किया? डेविड गुस्से से दहाड़ा। उसने देखा कि प्रियांशी काफी हैरान परेशान लग रही थी और उसे लगा कि शिवाय ने उसकी स्थिति का फायदा उठाकर कोई बदतमीजी की है। डेविड प्रियांशी को पसंद करता था और उन दोनों को इतनी करीब बातें करते देख वह पहले से ही जल भुन रहा था। अब उसका सब्र पूरी तरह जवाब दे गया। यह तुम्हारा मसला नहीं है, चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाओ, शिवाय ने बिना उसकी तरफ देखे बड़ी बेरुखी से कहा। तेरी यह मजाल। डेविड पहले से ही शिवाय की हरकतों से आगबूला था। वह अपनी जगह से उछलकर खद्दा हो गया और शिवाय पर मुक्का चलाने के लिए तैयार हुआ। भाई डेविड, आप यह क्या कर रहे हैं? प्रियांशी ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे बीच में ही रोक दिया। उसके सुंदर चेहरे पर डेविड के व्यवहार के प्रति नाराजगी साफ दिख रही थी। मामला आत्मिक शक्ति को पुनर्जीवित करने का था, और अगर ऐसी कोई तकनीक सचमुच होती तो इसकी कीमत का अंदाजा लगाना नामुमकिन था। पूरी दुनिया के रसायन शास्त्री इसके पीछे पागलों की तरह पड़ीडी हच जाते। तुम सचमुच उसकी तरफदारी कर रही हो? डेविड का चेहरा उतर गया। उसे पहले से ही शक था कि इन दोनों के बीच कुछ पक रहा है और अब प्रियांशी का शिवाय को बचाना उसके शक पर मुहर लगा रहा था।
आप बिना बात के जिद कर रहे हैं डेविड, प्रियांशी ने कड़ीडीडीएचे शब्दों में कहा। क्या मैं गलत कर रहा हूं? डेविड लगभग चिल्ला उठा। वह मन ही मन सोच रहा था कि तुम दोनों सरेआम सबके सामने नजदीकियां बढ़ा रहे हो और फिर भी दोष मुझ पर मर रही हो। मूर्ख, अब चुप भी रहो। नीलामी की प्रक्रिया शुरू होते देख शिवाय ने प्रियांशी को इशारा किया और कहा, मेरे लिए वह स्टार घास खरीद लो और वह गुप्त तकनीक तुम्हारी हो जाएगी। शिवाय के पास अब भी सिर्फ कुछ लाख चांदी के सिक्के थे, जो इन 3 स्टार घास की बोली लगाने के लिए काफी नहीं थे। इसलिए उसे प्रियांशी जैसे रईस शख्स पर ही दांव लगाना पड़ा, वरना वह आत्मिक शक्ति बहाल करने की उस बेशकीमती तकनीक को कभी नहीं बेचता। भले ही वह तकनीक बहुत ही बुनियादी स्तर की थी, पर वर्षा साम्राज्य के लिहाज से वह अनमोल थी। प्रियांशी का ध्यान अब पूरी तरह सौदे पर था। उसने गंभीर होकर पूछा, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे ना? तुम्हें क्या लगता है? शिवाय ने सवाल के बदले सवाल दाग दिया। प्रियांशी ने मन ही मन हिसाब लगाया। भले ही यह लड्डका उम्र में छोटा था, पर इसकी काबिलियत को 2 बड्ढे दिग्गजों ने अपनी मान्यता दी थी। उनकी साख किसी भी पैसे से बढ़कर थी। उसने धीरे से सिर हिलाया और बोली, लगाना शुरू कर दिया। एक रसायन शास्त्री होने के नाते प्रियांशी की माली हालत बहुत मजबूत थी। उसने बड्ढी बेबाकी से 10 लाख चांदी के सिक्कों से ऊपर की बोली लगा दी, जैसे उसके लिए यह कोई बड्ढी रकम ही न हो। शिवाय ने यह देखकर संतोष जताया। उसे समझ आ गया कि इस लड़की की गोलियां बनाने की सफलता दर काफी ऊंची है, तभी वह इतना पैसा जोड़ पाई है। एक बद्धा रसायन शास्त्री सिर्फ नाम से अमीर नहीं होता, बल्कि उसका मुनाफा इस बात पर टिका होता है कि वह कितनी कम सामग्री में कितनी अच्छी गोलियां तैयार कर सकता है। अगर कोई बार बार असफल होता है तो वह भारी घाटे में चला जाता है, लेकिन शिवाय की अपनी 3 फायर्स तकनीक ऐसी थी कि वह नामुमकिन को भी मुमकिन कर देता था। तभी तो उसे अपने पिछले जीवन में रसायन विद्या का सम्राट कहा जाता था। प्रियांशी ने आखिरकार 12 लाख चांदी के सिक्कों में उन 3 स्टार घासों को अपने नाम कर लिया। वहां मौजूद बाकी अमीर लोग प्रियांशी की दौलत के आगे टिक नहीं पाए। शिवाय के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। उसने सिर्फ 10-12 लाख में वह चीज हासिल कर ली थी जिसे पिछले जीवन में सोने चांदी से भी नहीं तौला जा सकता था। जल्द ही रत्न भंडार मंडप के कारिंदों ने वह घास उन्हें सौंप दी। जब तुम मुझे वह साधना तकनीक सिखा दोगे, तब मैं यह घास तुम्हारे हवाले करूंगी, प्रियांशी ने सावधानी बरतते हुए कहा। शिवाय के होठों पर एक शरारती मुस्कान आई। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जैसी छोटी लड्डचकी का कर्ज दबाकर भाग जाऊंगा? इतना मत इतराओ, तुम मुझसे 1 साल छोटे हो, प्रियांशी ने पलटकर जवाब दिया। उसे सचमुच डर था कि कहीं शिवाय उसके खून पसीने की कमाई लेकर उसे ठग न ले। ठीक है, चलो अभी वापस एकेडमी चलते हैं, शिवाय ने कहा। वह स्टार गोली बनाने के लिए तड़ीएच रहा था। उसे जितनी जल्दी लेगा, उसकी आत्मा उतनी ही ताकतवर होगी और वह अपनी साधना को और ज्यादा समय दे पाएगा। ठीक है, प्रियांशी भी उस रहस्यमयी तकनीक को पाने के लिए उतावली थी। शिवाय ने चुटकी को गोद में उठाया और वे तीनों वहां से निकल पड़े। नील और उसके साथी पीछे से मुस्कुरा रहे थे। उनकी नजरों में यह सिर्फ एक लड्डेचके और लड्डेचकी के बीच का मामला था, लेकिन सिर्फ डेविड ही था जिसका चेहरा गुस्से से सफेद पड़ेच गया था। उसके मन में शिवाय को खत्म करने की योजनाएं बनने लगी थीं। प्रियांशी न केवल खूबसूरत थी, बल्कि एक बेहतरीन भविष्य वाली रसायन शास्त्री भी थी। डेविड के खानदान के लिए वह एक बेशकीमती मोहरा थी। वह उसे किसी भी कीमत पर हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। एकेडमी पहुंचते ही शिवाय उसे अपने घर ले गया। उसने चुटकी को बाहर खेलने भेज दिया और प्रियांशी को महान श्रीराम आत्मिक ऊर्जा तकनीक सिखाना शुरू किया। यह तकनीक शिवाय की अपनी ईजाद नहीं थी, बल्कि उसके पिछले जीवन की दुनिया में एक बहुत ही साधारण विद्या मानी जाती थी। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन थी जो अभी साधना के शुरुआती चरणों में थे, पर जीवन प्रवाह के स्तर से ऊपर जाते ही इसका असर कम हो जाता था। शिवाय ने ईमानदारी से प्रियांशी को यह सब बता दिया, लेकिन प्रियांशी के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं थी। उसका पूरा शरीर रोमांच से कांप रहा था।
क्या मैं यह तकनीक अपने गुरुजी को सिखा सकती हूं? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। जरूर, पर उनसे कम से कम 1 करोड़ ड्याच सिक्के वसूलना, चाहे कुछ भी हो जाए, शिवाय ने बेफिक्री से कहा। पर आपने तो मुझसे सिर्फ 12 लाख ही लिए, प्रियांशी ने अपने गुरु का पक्ष लेते हुए कहा। क्योंकि तुम सुंदर हो, इसलिए यह तुम्हारे लिए एक खास तोहफा था। पर तुम्हारे गुरुजी, खैर, वह दिखने में जरा भी आकर्षक नहीं है, तो उन्हें पूरी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी, शिवाय ने मुस्कुराते हुए मजाक किया। प्रियांशी ने उसे आंखें दिखाकर चिढ़ाया, पर मन ही मन वह शिवाय की इस तारीफ से बहुत खुश थी। प्रियांशी खुशी खुशी अपने रास्ते चली गई, जबकि शिवाय अपनी थकान मिटाने के लिए बिस्तर पर चला गया। ऐसा नहीं था कि वह तुरंत आत्मशक्ति गोली नहीं बनाना चाहता था। बात बस इतनी थी कि उसे राजधानी में अपने पहले ही दिन ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटी मिल जाएगी, इसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। अब उसे इसे बनाने के लिए कुछ अन्य सहायक औषधियों की जरूरत थी। इसीलिए अगले कदम पर बढ़ने से पहले उसे कल रत्न भंडार मंडप जाकर जरूरी सामान खरीदना था। इसके साथ ही उसे अपने रहने के स्थान यानी आंगन को भी सुरक्षित और सुसज्जित करना था। चूंकि वे यहां कई वर्षों तक रहने वाले थे, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए आंगन के चारों ओर कुछ सुरक्षा घेरे और प्रतिबंध स्थापित करना शिवाय के लिए बहुत जरूरी था। चुटकी एक वफादार शिकारी बिल्ली की तरह शिवाय के पैरों के पास ही ढेर हो गई और जल्द ही उसकी गहरी सांसों की आवाज आने लगी। लेकिन वह इतनी सतर्क थी कि जरा सी आहट होते ही अपनी आंखें खोल लेती और अपने नुकीले दांत दिखाकर गुर्राने लगती। शिवाय ने सोचा कि अन्विका के प्रभाव की वजह से उसे ढूंढना आसान होगा, और यह सोचकर वह बेफिक्री से सो गया। पूरी रात शांति से बीती। अगली सुबह जल्दी उठकर शिवाय ने नाश्ता बनाया, खुद खाया और चुटकी को भी खिलाया। इसके बाद वह अपने गुरु को प्रणाम करने गया, जो एक शिष्य का पहला धर्म है। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने का नजारा अजीब था। योगेश हाथ में तलवार लिए अभ्यास कर रहे थे, लेकिन उनका ढंग निराला था। दाहिने हाथ में तलवार थी और बाएं हाथ से वे हवा में कुछ इशारे कर रहे थे और काफी देर तक बिना हिले डुले एक ही मुद्रा में बैठे रहे। क्या यह तलवारबाजी थी या केवल अपनी आंतरिक ऊर्जा का संवर्धन? चुटकी तुरंत सतर्क हो गई। उसने अपने हाथ जमीन पर गड़ा दिए, शरीर को हमले की मुद्रा में मोड़ा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वह किसी भी क्षण प्रहार के लिए तैयार थी। शिवाय हैरान था, क्योंकि चुटकी तभी ऐसा करती थी जब उसे सामने वाले से कोई बड़ा खतरा महसूस होता था। क्या योगेश की यह शांत मुद्रा इतनी खतरनाक हो सकती थी? शिवाय की पुतलियां तब फैल गईं जब उसकी दिव्य दृष्टि ने कुछ अविश्वसनीय महसूस किया। योगेश के शरीर से एक अत्यंत रहस्यमय और गहरी आभा निकल रही थी। यह कुछ जानी पहचानी पर बहुत ही सूक्ष्म थी। तलवार, हां, यह सीधे तलवार की आत्मा से जुड़ी आभा थी। तुम आ गए, योगेश ने बिना आंखें खोले कहा। आओ, आज तलवारबाजी का अभ्यास करते हैं। गुरुजी, यह किस प्रकार की तकनीक है? शिवाय ने जिज्ञासा से पूछा। यह कोई मामूली तकनीक नहीं है शिवाय, यह एक अजेय तलवार की साधना है, योगेश ने बड़े ही रहस्यमयी अंदाज में जवाब दिया। शिवाय का दिल दहल उठा। उसने जो आभा महसूस की थी, योगेश के शब्दों ने उसकी पुष्टि कर दी। क्या वाकई कोई तलवार अजेय हो सकती है? शिवाय ने फिर पूछा। योगेश बोले, एक अजेय योद्धा के हाथों में हर तलवार अजेय बन जाती है। मेरा हृदय ही वह तलवार है, निर्मल, स्पष्ट और उज्जवल, जो हर वार को भांप लेता है और हर सुरक्षा कवच को चीर देता है। शिवाय के दिमाग में जैसे धमाका हुआ। तलवार हृदय। उसे अब समझ आया कि उसे वह आभा परिचित क्यों लग रही थी। योगेश साक्षात तलवार के हृदय की साधना कर रहे थे। उसे योगेश की बातों पर जरा भी शक नहीं था। वर्षा साम्राज्य में मार्शल आर्ट्स का स्तर वैसे भी बहुत साधारण था। यहां तलवार की हल्की सी ऊर्जा पैदा करने वाला भी खुद को राजा समझता था। पर योगेश तो उससे कहीं आगे की चीज, तलवार हृदय की बात कर रहे थे। यह तलवारबाजी का वह सर्वोच्च स्तर है जहां योद्धा बिना देखे भी दुनिया के हर हमले को भांप सकता है और पलक झपकते ही उसे नाकाम कर सकता है। किसने सोचा था कि केवल 9वें स्तर की ची शक्ति वाला योद्धा इस शिखर को छूने की कोशिश करेगा? अब शिवाय को समझ आया
कि अपनी जवानी में इतने प्रतिभाशाली होने के बावजूद योगेश अचानक पागल क्यों कहे जाने लगे। वे पागल नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपना पूरा जीवन तलवार के हृदय को समझने में लगा दिया था, जिसकी वजह से उनकी बाकी साधना 10 साल से एक ही जगह रुकी हुई थी। शिवाय विस्मय से भर गया। उसके पिछले जन्म में भी बहुत कम योद्धा यह मुकाम हासिल कर पाए थे। उसने आदर से सिर झुकाया और कहा, गुरुजी, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। योगेश थोड़े चौंक गए। पूरी अकादमी में हर कोई उन्हें सनकी समझता था, यहां तक कि उन्हें खुद पर भी शक होने लगा था कि क्या वे सही रास्ते पर हैं। लेकिन इस युवक की बेहिचक श्रद्धा ने योगेश के भीतर भावनाओं का सैलाब ला दिया। यह एक हीरा है, इसे तराशना ही होगा। योगेश ने मन ही मन सोचा और फिर अपना ज्ञान साझा करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि तलवार का मार्ग एक सज्जन पुरुष के समान है, ईमानदार और खुला। उन्होंने अपने 10 साल का पूरा निचोड़ शिवाय के सामने रख दिया। शिवाय की हैरानी और बढ़ गई। योगेश की समझ उनके स्तर से कहीं ऊपर थी। वे तलवार के हृदय को पूरी तरह पाने से बस एक कदम दूर थे। शिवाय चुपचाप खड़ा होकर उन शब्दों के सार को अपने भीतर उतारने लगा। एक तलवारबाज के लिए यह ज्ञान किसी संजीवनी से कम नहीं था। अचानक शिवाय के भीतर एक हलचल हुई। वह उछला, अपनी म्यान से तलवार निकाली और बिजली की गति से घूमा। पहले से अभ्यास की हुई 5 तलवार ऊर्जाएं हवा में सरसराईं, लेकिन तभी कुछ चमत्कारिक हुआ। एक छठी सुई की नोक जितनी पतली लेकिन अत्यंत धारदार आभा पैदा हुई और उन 5 के साथ मिल गई। छठी तलवार की आभा। यह देखते ही योगेश की आंखों में चमक आ गई। शिवाय ने कृतज्ञता से उन्हें प्रणाम किया और कहा, धन्यवाद गुरुजी। यह केवल एक नई शक्ति पाने जैसा नहीं था। योगेश के इस ज्ञान ने शिवाय के लिए भविष्य का रास्ता खोल दिया था। शिवाय ने सोचा कि पिताजी सही थे। टाइगर सन एकेडमी आने का फैसला और योगेश को गुरु मानना उसके जीवन का सबसे बेहतरीन मोड़ साबित हुआ। योगेश भी शिवाय की प्रतिभा देखकर दंग रह गया था। उसके मन में पहले यही विचार था कि उसे सौंपे गए छात्र शायद रसूख के दम पर भर्ती हुए होंगे और उनमें आगे बढ़ाने की कोई संभावना नहीं होगी। उसे लगा था कि वे छात्र उसके साथ केवल अपना समय बर्बाद करेंगे। शिवाय से उसने जो लंबी चर्चा की थी, वह उसे सिखाने से कहीं ज्यादा योगेश के मन में सालों से दबी भावनाओं और घुटन को बाहर निकालने का एक जरिया मात्र थी। शिवाय को उसकी बातें समझ आएंगी या नहीं, इस पर उसने ध्यान ही नहीं दिया था। लेकिन शिवाय ने न केवल उन गूढ़ बातों को समझा, बल्कि उन्हें अपने भीतर उतारकर तुरंत छठी तलवार की आभा का विकास भी कर लिया। अगर यह सिर्फ एक आभा होती तो योगेश शायद मान भी लेता, पर शिवाय के पास पहले से ही 5 तलवार ऊर्जाएं मौजूद थीं। 5 तलवार ऊर्जाएं। वर्षा साम्राज्य में इसका मतलब क्या था? जहां 3 ऊर्जाएं पैदा करने वाला योद्धा राजा कहलाने लगता था, वहां 5 ऊर्जाएं होना महारत का प्रतीक था। यह निश्चित रूप से एक ऐसी विलक्षण प्रतिभा थी जो अपने दौर के किसी भी योद्धा को पीछे छोड़ डाच सकती थी। योगेश को यह समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी महान प्रतिभा उसे क्यों सौंपी गई, पर वह खुश था। शिवाय अब उसका छात्र था और भविष्य में उसकी सफलता योगेश के लिए गर्व का विषय बनने वाली थी। गुरुजी, कुछ बातें अब भी मेरे लिए पहेली बनी हुई हैं। शिवाय ने अपनी तलवार वापस म्यान में डाली और योगेश के सामने अपनी जिज्ञासा रखी। मार्शल आर्ट्स की समझ के मामले में शिवाय भले ही योगेश का पूर्वज हो सकता था, पर तलवारबाजी के गहरे अनुभव और बारीकियों में योगेश का कोई मुकाबला नहीं था। योगेश ने 1 दशक से भी ज्यादा समय केवल तलवार की रूह को समझने में बिताया था। तुम्हारे मन में जो भी शंका हो, बेझिझक पूछो, योगेश ने तुरंत कहा। 10 साल बाद किसी छात्र ने उससे सवाल पूछा था और वह खुद को रोक नहीं पाया। शिवाय ने जो प्रश्न उठाए वे सीधे मुद्दे की जड्डीहच पर प्रहार कर रहे थे। योगेश ने अपनी पूरी समझ के साथ उनके उत्तर दिए। शिवाय का ज्ञान भले ही दिव्य लोक का था, पर योगेश की तलवारबाजी के प्रति दीवानगी ने उसे नई प्रेरणा दी। दोपहर ढलने तक दोनों चर्चा में डूबे रहे। योगेश बीच बीच में उत्साह से चिल्ला उठता, उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने एक लंबी सांस ली और भावुक होकर कहा, तलवारबाजी में तुम्हारी प्रतिभा मेरी कल्पना से भी परे है। सच कहूं तो तुम्हारा गुरु कहलाने में मुझे संकोच हो रहा है। क्यों ना हम एक दूसरे से बराबरी के स्तर पर सीखें।
शिवाय ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। तलवार के मार्ग पर गुरु योगेश ही मेरे मार्गदर्शक रहेंगे। भविष्य में मैं चाहे जहां भी पहुंचूं, आज आपने जो ज्ञान मुझे दिया है उसका कर्ज मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। योगेश का दिल भर आया। उसे शिवाय जैसा शिष्य पाकर अपने जीवन की तपस्या सफल होती महसूस हुई। भूख लगी है, चुटकी ने शिवाय का कुर्ता खींचते हुए मासूमियत से कहा। ठीक है, चलो खाना खाते हैं। शिवाय ने योगेश से विदा ली और टाइगर सन एकेडमी से बाहर निकल गया। उसने एक अच्छा रेस्तरां ढूंढा और चुटकी के लिए ढेर सारा मांस और मछली मंगवाई। इस छोटी बच्ची के साथ खाना खाते समय फुर्ती दिखानी पड़ रहती थी, वरना देखते ही देखते थाली साफ हो जाती थी। खाने का बिल 1000 चांदी के सिक्कों से ऊपर चला गया। शिवाय ने महसूस किया कि राजधानी में पैसा पानी की तरह बह रहा है। ऊपर से चुटकी की खुराक और उसकी खुद की साधना के लिए सामग्री खर्च बहुत ज्यादा था। उसे जल्द ही कुछ बेहतरीन गोलियां बनाकर बेचनी होंगी, वरना गुजारा मुश्किल हो जाएगा। शिवाय ने चुटकी का छोटा सा हाथ थामा और लोगों से पूछते हुए आखिरकार रत्न भंडार मंडप पहुंच गया। शाही राजधानी का यह मंडप अपनी भव्यता के लिए मशहूर था। इसकी 1000 सीढ़ियों वाली संरचना और 100 मीटर चौड़ा रास्ता किसी का भी मन मोह सकता था। अंदर कदम रखते ही एक शालीन युवती ने उनका स्वागत किया। उसका नाम तारा था। शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, नमस्ते, मुझे कुछ औषधीय सामग्रियां चाहिए। शिवाय ने अपनी जरूरतों की एक लंबी सूची थमा दी। तारा बहुत ही कुशल थी। उसने तुरंत सामान और उनकी कीमतों का हिसाब लगाया। मान्यवर, आपका कुल बिल 3,20,000 चांदी के सिक्के हुआ है। 3,20,000। शिवाय के पास सिर्फ 1 लाख के करीब सिक्के थे। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, पर अभी मेरे पास पूरी रकम नहीं है। कृपया जाकर भास्कर को सूचित करें कि शिवाय उनसे मिलना चाहता है। भास्कर, मंडप के स्वामी। तारा हक्की बक्की रह गई। वर्षा साम्राज्य में मंडप के स्वामी का रुतबा सम्राट के ठीक बाद आता था। 8 बड्ढे परिवारों के मुखिया भी उनका सम्मान करते थे। एक साधारण से दिखने वाले युवक की यह मांग सुनकर वह दुविधा में पड़ डीडीएच गई। घबराओ मत, बस उन्हें मेरा नाम बता दो, वे तुम्हें इनाम देंगे, शिवाय ने पूरे आत्मविश्वास से कहा। आखिर एक महान रसायन सम्राट के आने की खबर सुनकर भास्कर को खुशी क्यों नहीं होगी। तारा को यकीन नहीं हो रहा था कि यह 17-18 साल का लड-डीएच का मंडप के स्वामी को जानता होगा। फिर भी अपनी ट्रेनिंग के अनुसार उसने मेहमान का अनादर नहीं किया और कहा, मैं सीधे उनसे तो नहीं मिल सकती, पर मैं अपने प्रबंधक को खबर कर देती हूं। शिवाय चुपचाप एक तरफ बैठ गया। चुटकी भी उसकी गोद में चढ़कर गंभीर चेहरा बनाकर बैठ गई। कुछ देर बाद तारा 40 वर्ष के एक व्यक्ति के पीछे पीछे आई, जिसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। ए लड्डके, क्या तू ही है जो हमारे मंडप के स्वामी से मिलना चाहता है? उस व्यक्ति ने शिवाय को हिकारत भरी नजरों से देखा। उसने प्रबंधक होने के नाते यह मान लिया था कि शिवाय के पास पैसे कम पड़ी डीडीएच रहे हैं, इसीलिए वह जान पहचान का झूठा बहाना बना रहा है। शिवाय की भौहें तन गईं। अपनी जुबान को लगाम दो और तमीज से बात करो। पैसे नहीं हैं तो सीधे बोल, यहां काबिलियत का ढोंग क्यों कर रहा है? प्रबंधक जोर से हंसा। अगर तू सच में मंडप के मालिक को जानता है तो मैं यह लंबी मेज चबा जाऊं। उसने पास रखी एक बड्ढी मेज की ओर इशारा किया। शिवाय के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेज खाने का शौक है। तुम्हारी यह इच्छा पूरी करना अब मेरा फर्ज बन गया है। बकवास बंद कर, प्रबंधक चिल्लाया। प्रबंधक युवान, तारा ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति से फुसफुसाते हुए कहा। स्वर्गीय औषधि मंडप के अपने कड़े नियम हैं और मेहमानों के साथ कभी भी अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। यह वहां का पहला नियम था। उस व्यक्ति ने चिढ़कर तारा की ओर देखा, हाथ झटकते हुए बोला, कोई इस भिखारी को यहां से बाहर निकालो। तारा की हिम्मत नहीं हुई कि वह और कुछ कहे। वह बस शिवाय और चुटकी को हमदर्दी भरी नजरों से देखती रही। इस घमंडी आदमी का नाम युवान प्रताप था। वह पहले यहां एक मामूली सफाई कर्मी हुआ करता था, लेकिन कुछ महीने पहले उसके छोटे भाई की किस्मत चमक गई और वह एक मध्यम श्रेणी का पिल मास्टर बन गया। भाई की तरक्की के दम पर युवान प्रताप का रसूख भी बरच गया और उसे कनिष्ठ प्रबंधक की कुर्सी मिल गई।
सालों तक तंगी और अपमान झेलने के बाद अचानक सत्ता हाथ में आते ही युवान प्रताप अंधा हो गया था। वह हर आने जाने वाले पर अपनी धौंस जमाना चाहता था। शिवाय बदकिस्मती से उसके निशाने पर आ गया था। दो हट्टे कट्टे बाउंसर शिवाय की ओर बढ़े और उसके पीछे खड्डे होकर बोले, ए लड्ढके, चुपचाप हमारे साथ बाहर चल। शिवाय ने एक लंबी सांस ली। क्या उसे यहां भी हाथ साफ करने पड़ेंगे? शिवाय, शिवाय। तभी पीछे से एक खनकती हुई सुरीली आवाज आई। शिवाय ने मुद्द कर देखा तो पाया कि सामने हुमैरा खड़ी थी। श्रीराम शहर की वह 7वीं राजकुमारी यहां क्या कर रही थी? जब गौर किया तो देखा कि चक्रधर और भावेश भी उसके साथ थे। जाहिर था कि हुमैरा उनके साथ ही आई थी। अरे, मुझे तो पता ही नहीं था कि इस कंगाल की इतनी खूबसूरत पत्नी भी है। युवान प्रताप ने ईर्ष्या से जलते हुए शिवाय से कहा, सुन बे, अपनी लुगाई को एक रात के लिए मेरे पास छोड़ दे और मैं तुझे बिल पर 20% की छूट दे दूंगा। कैसा रहेगा? हा हा। चटाक। अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ युवान प्रताप के गाल पर गूंजा। वह चकराकर जमीन पर जा गिरा। प्रहार शिवाय ने किया था। तेरी यह हिम्मत, तूने मुझ पर हाथ उठाया? युवान प्रताप गुस्से से पागल होकर खड़ा हुआ। क्यों? क्या तू मार खाने के लायक नहीं है? भावेश ने व्यंग्य करते हुए आगे कदम बढ़ाए। तू कौन है बे? युवान प्रताप ने बिना सोचे समझे भावेश के चेहरे की ओर उंगली उठाई। क्या? वह अचानक हकलाने लगा। भावेश की छाती पर चमकता चांदी का बैज देखकर उसके होश उड़ डाच गए। कोई आम आदमी भले ही उसे न पहचान पाए, पर वह उस बुजुर्ग को कैसे भूल सकता था जिसने 1 दशक से ज्यादा समय तक इसी मंडप में मुख्य कारीगर के रूप में सेवा दी थी। एक जुआन स्तर का पिल मास्टर। मां महाराज। उसने तुरंत गिद्ध गिद्धाते हुए सर झुकाया। उसके चेहरे पर अब डर और चापलूसी साफ थी। उसका भाई तो सिर्फ पीले स्तर का मामूली रसायनज्ञ था, जबकि सामने खद्दा व्यक्ति साक्षात गहन स्तर का महारथी था। दोनों के बीच जमीन आसमान का अंतर था। गुरुजी, यह आदमी बहुत ही नीच और बदतमीज है, हुमैरा ने तुनक कर कहा। युवान प्रताप की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। यह सुंदर युवती असल में एक दिग्गज पिल मास्टर की शिष्या थी। उसने अभी अभी जिससे बदतमीजी की थी वह मौत को दावत देने जैसा था। वह रोते हुए बोला, देवी जी, मेरी जुबान गंदी है। मैं तो सिर्फ बकवास करना जानता हूं। मुझे मारिए, मैं इसी लायक हूं। वह पागलों की तरह खुद को थप्पड़ मारने लगा। युवा मित्र शिवाय, युवा मित्र शिवाय। चक्रधर भी वहां पहुंच गए और भावेश के साथ मिलकर शिवाय को आदरपूर्वक प्रणाम किया। मास्टर चक्रधर। उन्हें देखते ही युवान प्रताप का चेहरा सफेद पड्डी एच गया। भावेश तो फिर भी शहर से बाहर तैनात रहते थे, पर चक्रधर तो राजधानी के ही बड्ढे नाम थे। 2-2 गहन स्तर के महारथियों को एक साथ शिवाय के सामने झुकते देख युवान प्रताप को अपनी मौत सामने दिखने लगी। आप लोग सही समय पर आए हैं, जरा भास्कर को यहां बुला लीजिए, शिवाय ने शांत भाव से कहा। चक्रधर ने युवान प्रताप की ओर घृणा से देखा और शिवाय से बोले, शिवाय भाई, क्या इस जैसे तुच्छ कीड़े के लिए मंडप के स्वामी को कष्ट देना जरूरी है? उनके लिए एक मामूली मैनेजर को ठिकाने लगाना सिर्फ एक इशारे का काम था। गुरुदेव, मैं अंधा था। युवान प्रताप अब शिवाय के पैरों में गिर गया। उसे समझ आ गया था कि शिवाय ही असली ताकत है। युवा स्वामी, आप बड्ढे दिल वाले हैं, कृपया इस बार बख्श दीजिए। अरे भाई, तुम तो अपनी शर्त ही भूल गए। शिवाय मुस्कुराया। गुरुजी, कृपया भास्कर को खबर करें कि मैं यहां हूं। शिवाय भाई, चक्रधर ने पास आकर धीरे से पूछा, क्या आप मास्टर भास्कर को भी जानते हैं? हां, जानता हूं। जाओ और उन्हें बुलाओ, मुझे जरूरी बात करनी है, शिवाय ने दृढ़ता से कहा। चक्रधर बिना समय गंवाए भास्कर को लाने के लिए अंदर की ओर दौड़ पड़े। कुछ ही पलों में भास्कर तेज कदमों से बाहर आए। उनके पीछे चक्रधर हांफते हुए चल रहे थे। हाँ, युवा मास्टर शिवाय पधारे हैं, क्षमा करें, मुझे आपके आने की खबर पहले नहीं मिली। भास्कर ने बड्ढी विनम्रता से शिवाय का स्वागत किया। युवान प्रताप की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। भास्कर जैसे ऊंचे कद के व्यक्ति को शिवाय के प्रति इतना आदर दिखाते देख वह सुन्न पड्डी डीडीएच गया। आखिर यह लड्डचका है कौन? शिवाय ने भास्कर की ओर देखा, फिर युवान प्रताप की तरफ इशारा किया। क्यों प्रबंधक जी, मैं शर्त जीत गया ना?
जी जी हुजूर, आप ही जीते। युवान प्रताप की आवाज कांप रही थी। शिवाय ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब अपना वादा निभाओ और मेज खाना शुरू करो। आह! युवान प्रताप अवाक रह गया। क्यों? क्या तुम चाहते हो कि मैं इस पर कुछ गरम मसाला छिड़कवा दूं? भाप में खाना पसंद करोगे या तंदूर में? शिवाय ने मजाक उड़ाते हुए कहा। युवा स्वामी, आप तो मजाक करने में उस्ताद हैं। युवान प्रताप ने एक फीकी हंसी के साथ कहा। मैं मजाक दोस्तों के साथ करता हूं और तुम मेरे दोस्त नहीं हो। शिवाय का लहजा अचानक बर्फ की तरह ठंडा हो गया। यहां क्या तमाशा चल रहा है? भास्कर ने कड़क कर पूछा। भास्कर और वृषभान दोनों ही शिवाय के ज्ञान के रानी थे। शिवाय की बदौलत ही उन्हें पृथ्वी स्तर तक पहुंचने की उम्मीद जागी थी। उनके लिए शिवाय किसी गुरु से कम नहीं था। शिवाय की नाराजगी देखकर भास्कर का खून खौल उठा। भास्कर ने तारा की ओर देखा। तारा ने बिना कुछ छुपाए पूरी दास्तान सुना दी कि कैसे युवान प्रताप ने शिवाय का अपमान किया और गंदी शर्तें रखीं। भास्कर गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने युवान प्रताप की नाक पर उंगली रखकर दहाड़ते हुए कहा, तेरी यह जुर्रत! तुझे लगा कि तू मेरी जगह फैसले लेगा? जब तूने खुद ही मेज खाने की बात कही है तो अब खा इसे। युवान प्रताप को लगा जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। मंडप के स्वामी का आदेश टालने की हिम्मत तो सम्राट में भी नहीं थी। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने कांपते हाथों से मेज का एक पाया तोड़ा और उसे चबाने लगा। कद्दच कद्दच की आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगी। वह एक योद्धा था, इसलिए मेज तोड़ना उसके लिए बड़ी बात नहीं थी, पर यह अपमान उसे अंदर ही अंदर मार रहा था। बाकी दुकानदार और कर्मचारी यह तमाशा देखकर मन ही मन खुश थे। युवान प्रताप ने अपनी सत्ता के नशे में सबको बहुत सताया था। शिवाय को उस गीधे को मेज खाते हुए देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने भास्कर से कहा, इस जैसे कचरे को मंडप से बाहर निकालिए। ये लड़डेच की तारा काफी समझदार है, इसे इसकी जगह प्रबंधक बना दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा युवा मास्टर शिवाय। भास्कर ने आदर से सिर झुकाया। तारा का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसकी आंखों में शिवाय के लिए गहरी कृतज्ञता और आदर भर गया था। युवान प्रताप ने बहुत गिड़गिड़ाकर दया की भीख मांगी, लेकिन शिवाय जैसे व्यक्ति के सामने उस जैसे नीच की कौन परवाह करता। आखिरकार अपमान का घूंट पीकर उसे वहां से खिसकना ही पड़ा। दुकान के बाकी कर्मचारियों ने भी दबी आवाज में तालियां बजाईं और खुशी मनाई। यह युवान प्रताप एक मामूली इंसान था, जो कुछ ही वक्त पहले मिली थोड़ी सी ताकत के नशे में अंधा और बदतमीज हो गया था। उसके साथ जो हुआ वह उसी का हकदार था। तारा ने शिवाय को भास्कर, चक्रधर और बाकी दिग्गजों के साथ अंदर जाते देखा और वह मन ही मन शिवाय के व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। वह अब भी जवान थी और उसके मन में सुंदर कल्पनाओं का होना स्वाभाविक था। हालांकि वह जानती थी कि शिवाय का स्तर उससे बहुत ऊंचा है, इसलिए वह केवल आदर और कृतज्ञता से उसे देख सकती थी। भास्कर के आदेश ने रत्न भंडार मंडप में उसकी स्थिति अब पूरी तरह सुरक्षित कर दी थी। शिवाय के लिए यह बस एक छोटी सी मदद थी। भास्कर के अध्ययन कक्ष में पहुंचते ही वह पिछली घटनाओं को पूरी तरह भूल गया। समय की कीमत समझते हुए उसने सीधे मुद्दे की बात की और भास्कर से कुछ दुर्लभ औषधियां उधार मांगी। भास्कर ने तुरंत सहमति दी। शिवाय जैसे रसायन विद्या के उस्ताद को जड़ी बूटियां देना उनके लिए गर्व की बात थी। शिवाय ने एक प्रस्ताव रखा, क्यों ना मैं यहीं आपके सामने कुछ गोलियां बनाऊं, आप मेरी तकनीक देख सकते हैं। शिवाय उन हस्त मुद्राओं का प्रदर्शन करने वाला था जो भास्कर और बाकी लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थीं। यह तो हमारा सौभाग्य होगा, पर क्या मैं कुछ और योग्य साथियों को बुला सकता हूं? भास्कर ने बड़ी विनम्रता से पूछा। वे चाहते थे कि इस दुर्लभ अवसर का लाभ अधिक विद्वान उठाएं। शिवाय मुस्कुराया और बोला, ठीक है, पर संख्या 10 से अधिक ना हो। भास्कर 7 अन्य लोगों को लेकर कक्ष में आए। उन सबके सीने पर गहन स्तर के चांदी के बैज चमक रहे थे। वे सभी वर्षा साम्राज्य के नामी पिल मास्टर थे। साथियों, ये युवा मास्टर शिवाय हैं। आज हम इन्हें औषधियां तैयार करते हुए देखेंगे। भास्कर ने परिचय कराया।
यह सुनते ही उन सातों के चेहरों पर अविश्वास और अपमान के भाव आ गए। पिल मेकिंग के मामले में वे खुद को महारथी मानते थे, फिर उन्हें एक छोटे से लड्डेचके से सीखने की क्या जरूरत थी। तभी 40 साल के एक पिल मास्टर हेमंत ने व्यंग्य करते हुए कहा, भास्कर जी, क्या आप मजाक कर रहे हैं? आप चाहते हैं कि हम इस कल के छोकरे को गोलियां बनाते हुए देखें? भास्कर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उनके लिए शिवाय को काम करते देखना एक ईश्वरीय वरदान जैसा था। हेमंत, अपनी मर्यादा में रहो और युवा मास्टर शिवाय से तुरंत माफी मांगो, भास्कर ने कड़ीडी डियचाक कर कहा। हेमंत ने अपनी भौहें तान ली। मैं गहन स्तर का पिल मास्टर हूं, मेरी अपनी प्रतिष्ठा है, मैं इस मामूली युवक के सामने सिर नहीं झुकाऊंगा। मंडप के स्वामी, क्या आप जानबूझकर मेरा अपमान कर रहे हैं? नीच आदमी, चक्रधर चिल्ला उठे। हेमंत जोर से हंसा। सच्चाई कड़वी होती है भास्कर जी। उसे भास्कर का कोई खौफ नहीं था, क्योंकि उसके पिता हर्षल खुद एक बहुत बड़े महारथी थे। हर्षल और भास्कर पुराने प्रतिद्वंद्वी थे और हेमंत को लगा कि भास्कर उसके पिता की हार का बदला ले रहे हैं। भास्कर गुस्से के मारे कांपने लगे। निकल जाओ यहां से, शिवाय ने कमरे के दरवाजे की ओर इशारा करते हुए बेहद ठंडे लहजे में हेमंत से कहा। लड्ढाशके, तेरी यह मजाल कि मुझसे इस तरह बात करे? हेमंत सन्न रह गया। शिवाय के समर्थन में चक्रधर और भावेश भी आगे बढ़ आए और हेमंत को मौत की नजरों से घूरने लगे। दो पालतू कुत्ते जिन्हें अपनी भलाई की समझ नहीं है, हेमंत ने ताना मारते हुए कहा। अगर तुम मुझे बाहर नहीं भी निकालते तो भी मैं यहां रुकने वाला नहीं था।